सुबह जब नोरा अपनी कैबिन में आईने के सामने खड़ी ब्रश कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, एक अनजानी बेचैनी जो उसकी रगों में दौड़ने लगती है। आईने में खुद को देखते हुए उसका ध्यान अपने हाथों पर जाता है। वही इंसान के हाथ और उंगलियां जिन्होंने लाखों सालों के एवोल्यूशन के सफर में पत्थरों के हथियार बनाने से लेकर आज मॉडर्न स्मार्टफोन्स और टच स्क्रीन्स को चलाना सीख लिया है। मानव जाति ने अपनी तकनीकी प्रगति और एआई के दम पर प्रकृति की हर सीमा को पार कर लिया है और इसी का नतीजा है कि नोरा इस वक्त समंदर के कई हजार फीट नीचे मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है, एक अंधकार से भरी दुनिया जहां इंसान का कोई जैविक अस्तित्व नहीं होना चाहिए। समंदर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह 1 सेकंड से भी कम वक्त में इंसान के शरीर को कुचल सकता है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एआई से चलने वाले सिस्टम्स ने इस विशालकाय बेस स्टेशन का निर्माण किया है। नोरा महसूस करती है कि महीनों तक इतनी गहराई में कृत्रिम रोशनी और मशीनों के बीच रहने पर बाहर दिन है या रात ये समझना मुश्किल हो जाता है। इंसान की प्राकृतिक बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है। कभी कभी सपने और हकीकत में या इंसान व मशीन के बीच का फर्क करना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा ये बातें मन में सोच ही रही होती हैं कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगती हैं। एआई सिस्टम जो हर कोने पर नजर रखता है खतरे के अलार्म देने लगता है। क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपनी प्रोटेक्टिव जैकेट पहनकर नोरा तेजी से आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि सीलिंग से पानी लीक हो रहा है। ये नजारा देखकर उसका दिल सुन्न पड़ जाता है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना है कि एक छोटी सी दरार भी इंसान की हड्डियों को पाउडर बना सकती है। हमारा शरीर जो जमीन के लिए इवॉल्व हुआ है इस दबाव के आगे तिनके के समान है। लेकिन नोरा ज्यादा सोच नहीं पाती कि अचानक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बेस की मजबूत दीवार टूट जाती है और अंदर समंदर का पानी तबाही बनकर घुसने लगता है। अपने अंदर के आदिम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के तहत नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगती है। वह रास्ते में सो रहे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है, जबकि चारों तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही होती है। खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे दौड़ने लगते हैं। हर तरफ पानी का शोर और टूटती मशीनों की आवाजें गूंज रही हैं। काफी जद्दोजहद के बाद वे एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस भारी इलेक्ट्रॉनिक डोर का ऑटोमेटिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका होता है। जो टेक्नोलॉजी उनकी रक्षा के लिए थी वही धोखा दे रही थी। वक्त बर्बाद किए बिना नोरा जल्दी से उस डोर के सिक्योरिटी पैनल को खोलती है और मैन्युअली उसे ठीक करने लगती है। उसकी उंगलियां जो कुछ देर पहले स्क्रीन पर स्वाइप कर रही थीं, अब तारों को जोड़कर जान बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। तभी वह देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी की तेज लहरों से लड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन इंसान की शारीरिक क्षमता पानी के बहाव के आगे हार जाती है। डोर तक पहुंचने से पहले ही समंदर का पानी उन्हें निगल लेता है। एक आदमी नोरा से कहता है कि जल्दी डोर बंद कर दो वरना सब मारे जाएंगे। भारी मन से नोरा बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। अंदर का माहौल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति मौत जैसी डरावनी है। थोड़ी देर बाद रोड्रिगो कांपती आवाज में कहता है कि शायद समंदर के अंदर कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, वरना इस एडवांस स्ट्रक्चर का ऐसे टूटना मुश्किल है। वे पास के पैनल से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। एआई ने काम करना बंद कर दिया था। उनका पूरा कनेक्शन हमेशा के लिए टूट चुका था। वे इस अंधेरे समंदर में अकेले पड़ चुके थे। उसी वक्त उन्हें दीवार के पार से एक दिल दहला देने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है। फील होता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पानी में हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से टाइटेनियम दीवारों पर वार कर रहा है। यह आवाज किसी मशीन की नहीं बल्कि किसी ऐसी जीवित चीज की थी जो इंसानी इतिहास से भी पुरानी लग रही थी। खतरा बढ़ सकता है, यह सोचकर नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। बेस के अंदर से गुजरते हुए वे सर्वर रूम तक पहुंचते हैं, जहां सारे सुपर कंप्यूटर्स पानी में डूबकर बर्बाद हो चुके थे। वे खराब कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। तभी वही डरावनी आवाज फिर से बहुत करीब से सुनाई देती है। उन्हें शक होने लगता है कि यह कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है। इंसान ने अपनी तकनीकी भूख मिटाने के लिए शायद ऐसी गहराई में हाथ डाल दिया था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। नोरा बचा खुचा डेटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस टूटकर गिर चुका है, सिर्फ कुछ ही हिस्से टिके हुए हैं। इसके बाद वे एस्केप पॉड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मलबे के बीच से रेंगते हुए वे रास्ता खोजते हैं। तभी पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है। नोरा मुड़कर देखती है कि उनका साथी पॉल भारी मलबे के नीचे दबा हुआ है। नोरा और रोड्रिगो अपनी शारीरिक ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लेते हैं। अब तीनों एस्केप पॉड की तरफ बढ़ते हैं।
रास्ता इतना तंग है कि उन्हें जानवरों की तरह रेंगना पड़ता है। अचानक नोरा की नजर पानी में तैरती एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें खुली थीं और उनमें इतना खौफ था कि लगता था मरने से पहले उसने कोई बहुत डरावनी चीज देखी थी। ये देखकर खौफ बैठ जाता है कि शायद समंदर की गहराई में कोई ऐसी भयानक चीज जाग चुकी है जिसका एवोल्यूशन इंसानों से बिल्कुल अलग और खूंखार तरीके से हुआ है। काफी मुश्किलों के बाद वे पॉड रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। वहां सिर्फ कैप्टन लूसियन खड़े थे जो सिस्टम फेल होने से अंदर फंसे हुए थे। नोरा सर्किट्स को बायपास करके डोर खोल देती है। कैप्टन बताते हैं कि जैसे ही खतरा बढ़ा, ऑटोमेटेड सिस्टम ने बाकी बचे क्रू मेंबर्स को पॉड्स में बैठाकर सतह की तरफ भेज दिया है। अब उनके पास निकलने का सीधा रास्ता नहीं है, उन्हें किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये सच में भूकंप है? कैप्टन गंभीर होकर कहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे इंसान की मशीनें भी समझ नहीं पा रही हैं। वे बचते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां एमिली और स्मिथ बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे झटके लग रहे थे जैसे बाहर से कोई बड़ी चीज बेस को ऊपर धकेल रही हो। नोरा चेक करके बताती है कि ऊपर वाले सभी फ्लोर्स तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा बेस का न्यूक्लियर कोर है जो डैमेज हो चुका है और किसी भी वक्त फट सकता है। अगर वह फटा तो धमाका इतना भयानक होगा कि पूरा रिसर्च बेस राख बन जाएगा। बचने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा। तब कैप्टन कहते हैं कि उनके पास एक आखिरी मौका है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां वे सबसे गहरी ड्रिलिंग कर रहे थे। शायद वहां कोई इमरजेंसी पॉड मिल जाए। पॉल घबराकर कहता है कि ड्रिलिंग साइट 1.5 किलोमीटर दूर है, वे वहां कैसे पहुंचेंगे? इसी बीच स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया आखिरी ऑडियो सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल को सुनकर सबका खून ठंडा पड़ जाता है। उसमें किसी इंसान की नहीं, बल्कि लोगों की चीखें और किसी भयानक जानवर की डरावनी आवाज थी। अचानक पूरा बेस फिर से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा कोई प्राचीन शैतान स्टेशन को तोड़ देना चाहता हो। पॉल निराश होकर कहता है कि हमारी तकनीकी हवस ने हमें अंधा कर दिया था। हमें इतनी गहराई तक ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए थी। शायद हमने किसी ऐसे शैतान को जगा दिया है जिसे करोड़ों सालों के एवोल्यूशन ने दफन रखा था। कोई और रास्ता ना होने से सब भारी अंडर वाटर सूट्स पहन लेते हैं। ये हाईटेक सूट्स उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वे समंदर की गहराई में कदम रखते हैं, अचानक रोड्रिगो के हेलमेट में दरार पड़ जाती है। पानी के भयानक प्रेशर से पलक झपकते ही उसका शरीर फटकर चकनाचूर हो जाता है। एक पल में इंसान का वजूद खत्म हो जाता है। साथी की ऐसी मौत देखकर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। नोरा समंदर की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि यह सन्नाटा अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावना है। यहाँ कोई एआई उनकी मदद नहीं कर सकता। मौत का डर लेकर वे कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कैप्टन बताते हैं कि उन्हें जल्द बेस से दूर जाना होगा क्योंकि कोर किसी भी वक्त फट सकता है। लिफ्ट समंदर की गहराई में उतरने लगती है। तभी स्क्रीन पर किसी पॉड से मदद का सिग्नल दिखता है। कैप्टन लिफ्ट रोककर पॉल और स्मिथ को उसे ढूंढने भेजते हैं। बाहर इतना अंधेरा है कि हाई बीम लाइट से भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। स्मिथ को फील होता है कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है, कोई ऐसी चीज जो इस अंधेरे में देखने के लिए इवॉल्व हुई है। वे पॉड तक पहुंचते हैं, लेकिन पूरा रास्ता किसी अजीब जैविक पदार्थ से ढका था। तभी उन्हें तारों में उलझा हुआ एक साथी का डेड बॉडी मिलता है। कैप्टन उन्हें तुरंत वापस आने को कहते हैं, लेकिन तभी उस डेड बॉडी की पीठ को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से एक अजीब क्रीचर बाहर निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। ये क्रीचर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इसे सिर्फ मारने के लिए इवॉल्व किया हो। स्मिथ हथियारों का इस्तेमाल करके उसे मार देता है और वे उसे लिफ्ट में ले आते हैं। पॉल बताता है कि यह जीव डेड बॉडी को खा रहा था। एमिली उसे ध्यान से देखकर कहती है कि यह जीव इस गहराई के लिए पूरी तरह अडेप्टेड है और शायद हमारी ड्रिलिंग मशीनों ने गलती से ऐसा इकोसिस्टम खोल दिया है जहां करोड़ों सालों से ऐसे खतरनाक जीव रहते थे। अचानक लिफ्ट की लाइट्स बंद हो जाती हैं। नोरा सिस्टम को रीबूट करने में लग जाती है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरती है, बाहर से कोई बहुत बड़ा जीव उसे जोर जोर से धक्का देने लगता है। तभी पॉल की नजर उस छोटे मरे क्रीचर पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि क्या बाहर उसकी माँ है। भयानक झटकों के बीच लिफ्ट में सब चुप खड़े रहते हैं। उसी वक्त कैप्टन जब छत के कांच पर टॉर्च डालते हैं तो एक विशालकाय क्रीचर कांच पर जोरदार हमला कर देता है। अगले ही पल बेस के न्यूक्लियर कोर में जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। शॉकवेव इतनी भयानक होती है कि लिफ्ट के मोटे स्टील के केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। लिफ्ट के चकनाचूर होने से ठीक पहले वे लोग बाहर कूद जाते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर से भारी मलबा गिरने लगता है। सब लोग किसी तरह दौड़कर ड्रिलिंग चेंबर के भारी दरवाजे तक पहुंचते हैं। पानी के अंधेरे में कुछ अजीब सी लंबी परछाइयां तैरती दिखाई देती हैं। ड्रिलिंग चेंबर का डोर जाम हो चुका था। काफी कोशिश के बाद वे अंदर घुसते हैं।
ऊपर से डरावनी गूंजती आवाज आती है। वे उस सुरंग जैसे लंबे चेंबर में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद था। नोरा हिम्मत करके पानी के नीचे से तैर कर दूसरी तरफ पहुंचती है और बाकी सबको इशारा करती है। एक एक करके सब रास्ता पार कर लेते हैं, लेकिन आखिर में पॉल रह जाता है। उसे फील होता है कि पीछे अंधेरे में कोई जीव उसकी हरकत पर नजर रखे है। मुड़कर देखते ही एक क्रीचर गायब हो जाता है। घबराकर सब लोग पॉल की सेफ्टी केबल को खींचने लगते हैं। वह पास आ जाता है, लेकिन अगले ही पल पॉल की केबल को कोई अदृश्य ताकत जोर से खींच लेती है। डर के मारे पॉल चीखने लगता है। बाकी लोग केबल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार झटके के साथ पॉल के शरीर का एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है। हेलमेट में खून भरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इंसान की अक्ल और विज्ञान यहाँ प्रकृति के आगे बेबस हो चुके थे। कैप्टन रेडियो से ऊपर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। सब मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। वे भागते हुए एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां बाहर का डरावना नजारा दिखता है। 6000 टन वजन की ड्रिलिंग मशीन मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। स्मिथ हैरान होकर कहता है कि यह कौन सी ताकत है जो इसे ऐसे मोड़ सकती है। एमिली रोते हुए कहती है कि हमारी तकनीक ने हमें अहंकारी बना दिया था। हमने कुदरत को छेड़ा है और अब समंदर बदला ले रहा है। स्मिथ का सूट डैमेज हो जाता है। वह सबको उसे छोड़कर जाने को कहता है, लेकिन कैप्टन डक टेप से उसका सूट कुछ वक्त के लिए ठीक कर देते हैं। सब लोग ड्रिलिंग साइट की तरफ निकल पड़ते हैं। पानी के नीचे घना अंधेरा होता है। नोरा को फील होता है कि पीछे कोई है। अंदर का वो प्राचीन इंसानी डर जो शिकारियों से लगता था, जाग चुका था। अचानक सामने से एक डरावना क्रीचर तेजी से तैरता निकल जाता है। कैप्टन सबको लाइट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं। तभी अंधेरे में उन्हें पता चलता है कि स्मिथ गायब है। नोरा देखती है कि कोई अजीब चीज स्मिथ को घसीट कर ले जा रही। नोरा क्रीचर के पीछे भागती है। वह क्रीचर स्मिथ को एक संकरी गुफा में ले जाता है। कैप्टन भी गुफा में घुस जाते हैं और स्मिथ को खींचकर बाहर ले आते हैं, लेकिन स्मिथ की गन गुफा में रह जाती है। कैप्टन गन लेने वापस जाते हैं, तभी एक भयानक मॉन्स्टर कैप्टन को जकड़कर ऊपर खींचने लगता है। केबल में फंसने से नोरा भी खींचने लगती है। वह मॉन्स्टर इतना विशाल है कि अपना मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है। कैप्टन अपनी नाइफ से मॉन्स्टर की आंख पर वार करते हैं। वह क्रीचर दर्द से दोनों को तेजी से ऊपर खींचता है। प्रेशर के बदलाव से सूट फटने का डर था। कैप्टन नोरा से केबल काटने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। मजबूर होकर कैप्टन खुद केबल काट लेते हैं। नोरा के अलग होते ही एक्सप्लोजन में प्रेशर की वजह से कैप्टन की मौत हो जाती है। नोरा समंदर की तलहटी में एक पुराने हिस्से में जा गिरती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और रेडियो से एमिली स्मिथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। हिम्मत जुटाकर नोरा एक पुराना सूट ठीक करती है। इंसान के हाथ जो कभी हार नहीं मानते, फिर से काम आते हैं। वह पानी में उतरती है और दूर एमिली की लाइट चमकती देखती है। एमिली घायल स्मिथ को घसीट रही थी। दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए ड्रिलिंग साइट की दिशा में बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वे लोग अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ड्रिलिंग साइट के मेन गेट तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता है। उस पुल पर हजारों खतरनाक क्रीचर्स गहरी नींद में थे। उन्हें बिना आवाज किए गुजरना था। बदकिस्मती से स्मिथ के पैर से एक टुकड़ा टकराता है और एक क्रीचर जागकर नोरा पर हमला कर देता है। नोरा हिम्मत दिखाकर अपनी गन से उसके मुंह में गोली मार देती है। वह क्रीचर वहीं मर जाता है, लेकिन गोली की आवाज से सारे मॉन्स्टर्स जागने लगते हैं। अचानक जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर वे लटके थे वह ऊपर उठता है। नोरा सामने एक खौफनाक छाया देखती है। एक महादानव जैसा समुद्री राक्षस खड़ा होता है, जिसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग भी खिलौने जैसी लगे। जान बचाने के लिए नोरा मेन गेट की तरफ दौड़ती है। मॉन्स्टर के एक वार से ऐसा धमाका होता है मानो परमाणु बम फटा हो। नोरा बेहोश हो जाती है। एमिली उसे खींचकर मेन गेट के अंदर ले आती है और दरवाजा बंद कर देती है। मॉन्स्टर पूरी बिल्डिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। वे लोग पॉड रूम तक पहुंचते हैं। वहां सिर्फ 2 पॉड्स ठीक से काम कर रहे थे। नोरा और एमिली घायल स्मिथ को एक पॉड में बैठाकर लॉन्च कर देते हैं। नोरा एमिली को दूसरे पॉड में बैठने को कहती है, क्योंकि तीसरा खराब था। एमिली रोते हुए जाने से मना करती है, लेकिन नोरा उसे समझाकर पॉड लॉन्च कर देती है। अब पूरे टूटते बेस में नोरा अकेली है। बाहर हजारों छोटे क्रीचर्स कांच पर हमला कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि वे स्मिथ और एमिली के पॉड्स का पीछा कर रहे हैं। नोरा पावर कोर के कंट्रोल पैनल के पास जाती है और सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। जिस तकनीक ने उन्हें यहाँ पहुंचाया था वही काम आने वाली थी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू हो जाता है। उलटी गिनती खत्म होते ही एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। विशालकाय समुद्री मॉन्स्टर और हजारों क्रीचर्स आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। नोरा अपनी जान की कुर्बानी देकर साथियों को बचा लेती है। टीवी न्यूज में दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट साइट से सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स बचे
बचे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको नोरा की बहादुरी और यह डीप सी सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या इंसानों को समंदर की इतनी गहराई में जाकर कुदरत के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, या फिर कुदरत के कुछ रहस्य हमेशा के लिए छुपे ही रहने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।